बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। बड़े से हॉल कमरे में एक बेज़वी मेज के गिर्द कुर्सियों पर 3 अफराद बैठे हुए थे, जबकि एक कुर्सी खाली थी। इनमें से एक कुर्सी पर शागिल, दूसरी पर इंटेलिजेंस का चीफ राजेश विक्रम और तीसरी पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी हुई थी। वो सब खामोश बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद कमरे का इकलौता दरवाजा खुला और काफिरिस्तान के वजीर आजम अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वो चारों मुअद्दबाना अंदाज में उठकर खड़े हो गए। तशरीफ रखिए, वजीर आजम ने इंतहाई संजीदा लहजे में इन चारों से कहा, और खुद भी वो खाली कुर्सी पर बैठ गए। मुझे आपकी रिपोर्टें मिल चुकी हैं, लेकिन मामले की अहमियत के पेश नजर मैंने सोचा कि इस बारे में तफसील से बात हो जाए। मिस्टर शागिल, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। वजीर आजम साहब ने तमहीदी फिक्रे कहने के बाद शागिल से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने नकली इन्वेंट्री के पाकिस्तान की अपनी आबदोज तक पहुंचा दी और किसी को शक ना हो सका। लेकिन वापसी पर जब मैंने जनाब राजेश विक्रम साहब से बात की तो उन्होंने मुझे अपने हेडक्वार्टर बुलाया। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि पाकिस्तान वालों को किसी तरह असली इन्वेंट्री ग्रिप की अदम मौजूदगी का ना सिर्फ पता चल चुका है, बल्कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की सारी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। राजेश विक्रम साहब ने तो अपने तौर पर इंटेलिजेंस वफद के आदमी असलम रजा को अगवा किया था, ताकि इसे शुगरान के सदर से एटमी आबदोज के दौरे के औकात मालूम किए जा सकें, क्योंकि इब्तदाई बातचीत में इनका अंदाजा था कि असलम रजा साहब को इन औकात का इल्म है और उन्होंने इसकी जगह नकली असलम रजा साहब को भेज दिया। लेकिन वहां अचानक ये इंकशाफ हुआ कि ये असलम रजा नहीं, बल्कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक एजेंट अली इमरान है। ये इंकशाफ इस तरह हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप असल इन्वेंट्री ग्रिप हासिल करने के लिए नेवी की खुफिया इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में दाखिल हुआ, लेकिन वहां मौजूद चीफ ऑफिसर ने उन्हें चक्कर देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर इसकी हिमाकत की वजह से इस ग्रुप को पता चल गया कि असल इन्वेंट्री ग्रिप लेबोरेटरी में मौजूद है। उन्होंने ट्रांसमीटर पर इमरान से बात करनी चाहिए कि इमरान पाकिस्तान में इत्तला कर दे कि नकली इन्वेंट्री ग्रिप आबदोज में लगाई जानी है। ये हमारी खुशकिस्मती कि इमरान हमारे सामने बेबस पड़ा था। ये कॉल हमने रिसीव की और फिर मैंने इस ग्रिप को वापस लेबोरेटरी में जाने से ना सिर्फ रोक दिया, बल्कि उन्हें ट्रैप करके कैद कर लिया। इस दौरान एक और वाकया पेश आया। हमने हेडक्वार्टर के हुकूम में मौजूद एक मशकूक आदमी को ट्रेस कर लिया। इस पर हमने उसे पकड़ा तो मजीद चेकिंग पर सामने के रुख पर भी एक आदमी ट्रेस हुआ। उसने कुछ फासले पर खड़ी कार में बैठे 2 अफराद से बात की थी, जिनमें एक औरत और एक मर्द था। चुनाचे इन सबको ट्रैप कर लिया। ये भी सीक्रेट सर्विस के लोग थे। राजेश विक्रम साहब ने असलम रजा और सुपरिंटेंडेंट फयाज के फोन एक्सचेंज में टेप करने का बंदोबस्त किया था। वहां से पता चला कि इस असलम रजा यानी इमरान ने पाकिस्तान में कॉल की है। उसका टेप मंगवाया गया तो मालूम हुआ कि इमरान ने वहां के नेवी के एडमिरल से बात की है और इसने ये मालूम करने की कोशिश की है कि क्या आप 2 से इन्वेंट्री ग्रिप गायब भी हुई थी या नहीं। वहां इसकी हमारे ही आदमी से बात हुई, जिसने उसे यकीन दिला दिया कि इन्वेंट्री ग्रिप मौजूद है, वो गायब नहीं हुई। इससे सारी सूरत हाल बदल गई। इस दौरान एक और वाकया पेश आ गया कि असलम रजा के मेकअप में मौजूद इंस्पेक्टर शेर सिंह ने इत्तला दी कि इसने सुपरिंटेंडेंट फयाज से आबदोज में शुगरान के सदर के औकात मालूम कर लिए हैं। इसने हमें ये औकात बता दिए, लेकिन फिर फौरन ही बाद एक्सचेंज से बताया गया कि असलम रजा वाले फोन से सुपरिंटेंडेंट फयाज ने फोन किया है और इमरान का जिक्र आया है। हम इस इत्तला पर चौंके और हमने टेलीफोन पर ही ये टेप सुनी तो हमें मालूम हुआ कि सुपरिंटेंडेंट फयाज को हमारे आदमी की असलियत का इल्म हो गया है और उसने हमारे आदमी पर तशद्दुद करके इससे इमरान को अगवा और उसके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ले जाए जाने के मुतालिक मालूम करके उसे हलाक कर दिया है। इस पर हमने फौरी एक्शन लिया और सुपरिंटेंडेंट फयाज को भी अगवा कर लिया। उसके साथ ही हमने इस फोन नंबर को ट्रेस करके वहां फौरी छापा मारा तो वहां से भी सीक्रेट सर्विस का अहम तरीन एजेंट और इसके 4 साथी पकड़ लिए गए। अब ये सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं। चूंकि ये सब इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैंने उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शंस लगा दिए हैं ताकि आपसे मजीद अहकामात लेकर बाद में फैसला किया जा सके। शागिल ने पूरी तकरीर करते हुए कहा, तो ये है तफसीलात। ये तो इंतहाई अहम तफसीलात हैं। आपने तो मुझे रिपोर्ट में ये तफसीलात नहीं दी थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तफसीली मीटिंग कॉल कर ली। वज़ीर आज़म साहब ने होंठ काटते हुए कहा, सर, रिपोर्ट में तो हम अहम पॉइंट्स ही बताए जा सकते हैं। शागिल ने जवाब दिया, आपकी रिपोर्ट वाकई इंतहाई अहम है। इसमें 2 बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान वालों को असल इन्वेंट्री ग्रिप की अदम मौजूदगी का ना सिर्फ इल्म हो गया,
बल्कि वो इसके हसूल के लिए सही जगह भी पहुंच गए। और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें वहां से न सिर्फ असल इन्वेंट्री ग्रिप का पता चल गया, बल्कि इन्हें यह भी मालूम हो गया कि नकली इन्वेंट्री ग्रिप आबदोज में लगाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया है कि इस इमरान ने एडमिरल से और फिर इसके जरिए हमारे आदमी से तस्दीक करने की कोशिश की है कि क्या आबदोज से इन्वेंट्री ग्रिप गायब भी हुई है या नहीं। ये दोनों ही मुतजाद बातें हैं। ये कैसे मुमकिन है? और मेरे ख्याल में इस पॉइंट पर हमारी सारी प्लानिंग का दारोमदार है। वजीर आजम साहब ने उलझे हुए लहजे में कहा, सर मैंने भी इस बात पर गौर किया है। मैं चूंकि सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ, इसलिए मैंने अपने अंदाज में तज्जिया करने की कोशिश की है। इमरान भी सीक्रेट सर्विस का आदमी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि उसने भी यही सोचा होगा। शागिल ने कहा, आप बात करें, तमहीद में मत जाएं। वजीर आजम ने खुश्क लहजे में कहा, सर मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है कि इमरान को पता चला कि एटमी आबदोज से इन्वेंट्री ग्रिप गायब कर दी गई है और ये ग्रिप काफिरिस्तान के कब्जे में है। चुनांचे वो फौरन ही टीम लेकर यहाँ पर आ गया। यहाँ टीम के 2 या 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने इन्वेंट्री ग्रिप हासिल करने के लिए लेबोरेटरी पर छापा मारा, दूसरा इमरान की निगरानी करता रहा। इमरान खुद असलम रजा के मेकअप में यहाँ सुपरिटेंडेंट फयाज के साथ सरकारी वफद में शामिल होकर आया। यहाँ राजेश विक्रम साहब से इब्तिदाई बातचीत में इसके जहन में कोई ऐसी बात आई जिससे वो इस बात से ही मशकूक हो गया कि क्या वाकई इन्वेंट्री ग्रिप गायब भी हुई है या नहीं। चुनांचे से फोन पर इसकी तस्दीक करना चाहिए। वहां से उसे पता चला कि इन्वेंट्री ग्रिप तो मौजूद है, गायब नहीं हुई। लेकिन यहाँ हमारी खुशकिस्मती आड़े आ गई कि विक्रम साहब ने उसे अगवा करा लिया। इस तरह सीक्रेट सर्विस के इस ग्रुप की कॉल उसे ना मिल सकी, जिससे उसे पता चलता कि इन्वेंट्री ग्रिप ना सिर्फ गायब कर दी गई है बल्कि उसकी जगह नकली ग्रिप भी लगा दी गई है। अगर ये कॉल इमरान को मिल जाती तो हमारी सारी प्लानिंग ही खत्म हो जाती। इसलिए सर मैंने इस ग्रुप को ट्रैप कर लिया। इस तरह ये मालूमात आगे ना बढ़ सकी। अगर मैं उन्हें फौरी तौर पर ट्रैप ना कर लेता तो हो सकता था वो ये मालूमात पाक एशिया में अपने चीफ X2 तक पहुंचा देते, तब भी हमारा प्लान खत्म हो जाता। शागिल ने कहा और वजीर आजम की आंखों में चमक उभर आई। ओह वेरी गुड मिस्टर शागिल, आपका तज्जिया वाकई बेहद दुरुस्त है। मुझे फख्र है कि हमारी सीक्रेट सर्विस के चीफ इस कदर ज़हीन हैं। इसका मतलब है कि हमारा प्लान अब मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया है। पाक एशिया वालों को इल्म ही नहीं है कि असल इन्वेंट्री ग्रिप की बजाय नकली ग्रिप लग चुकी है। इसका मतलब है कि अब शुगरान के सदर वहां जाएंगे और उनके सामने जब उसे ऑपरेट किया जाएगा तो नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक ही बरामद होगा। वजीर आजम ने मुस्तरद से चहकते हुए लहजे में कहा, यस सर, टाइमिंग भी हमने सुपरिटेंडेंट साहब से मालूम कर ली है, इसलिए अब आसानी से सही वक्त पर इस नकली ग्रिप को ऑपरेट भी किया जा सकता है। शागिल ने फखरिया लहजे में कहा, क्यों मिस्टर सुरेश, क्या आपने इसे बर वक्त ऑपरेट करने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं? वजीर आजम ने राजेश विक्रम के साथ बैठे हुए बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, यस सर, हमने पहले मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं। सिर्फ हमें वक्त चाहिए था, वो मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें, तमाम प्लान बिल्कुल सही तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। बूढ़े सुरेश ने सर हिलाते हुए बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, ठीक है, ये बात तो तय होगी। अब आइए दूसरे पहलू की तरफ। सीक्रेट सर्विस की टीम हमारे कब्जे में है। सुपरिटेंडेंट फयाज को भी अगवा कर लिया गया है। अब सोचिए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को जब इनके अचानक गायब हो जाने का इल्म होगा तो क्या वो चौंकेगा नहीं? जब इमरान यहाँ आया और सीक्रेट सर्विस की टीम आई तो इनका ख्याल यही था कि इन्वेंट्री ग्रिप गायब है। अब ये तो इमरान ने तस्दीक की है कि ग्रिप गायब नहीं है। सीक्रेट सर्विस के चीफ को तो किसी बात का इल्म नहीं, वो तो इसे गायब ही समझेगा। ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो शुगरान के सदर के एटमी आबदोज के मुआयने में रुकावट डाल दे या उसे मौखर कर दे। ऐसी सूरत में भी तो हमारा सारा प्लान बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। एक बात और, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के चीफ सर रहमान किसी भी वक्त सुपरिटेंडेंट फयाज से बात करें और सुपरिटेंडेंट फयाज मौजूद ना हो तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? वजीर आजम ने कहा और शागिल की आंखें फैलने लगी। वाकई उसने इस पहलू पर तो गौर किया ही ना था। सर, सुपरिटेंडेंट फयाज और असलम रजा की जगह तो हमारे आदमी वापस जा सकते हैं जो सर रहमान को बखूबी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो इस फील्ड को अच्छी तरह जानते हैं। और जब हमारा प्लान मुकम्मल हो जाएगा तो ये अचानक वहां से गायब हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में इनकी गुमशुदगी के बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक ना होगा। राजेश विक्रम ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा, ठीक है, आपका मसला तो इस तरह हल हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक अहम रुकावट है। आपने गौर नहीं किया कि असलम रजा असल असलम रजा नहीं है, बल्कि इसके मेकअप में इमरान आया है। इसलिए जब नकली असलम रजा वापस जाएगा तो जाहिर है कि उसे इमरान के बारे में तो तफसीलात का इल्म ही ना होगा। इस तरह सारी बात खुल जाएगी।
वजीर आजम ने कहा और राजेश विक्रम के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए। चलिए इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले सीक्रेट सर्विस के बारे में बात तय कर लें, ये ज्यादा अहम है। सुपरिंटेंडेंट फयाज और असलम रजा वाले किस्से को तो हम सरकारी मीटिंग के बहाने प्लान मुकम्मल होने तक तवील कर सकते हैं, फिर इनका यहाँ एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, वजीर आजम ने कहा। और राजेश विक्रम ने सर हिला दिया। सर, सीक्रेट सर्विस वाली बात वाकई उलझी हुई है। ऐसा ना करें सर कि इमरान समेत सारी सीक्रेट सर्विस को गोलियों से छलनी कर दिया जाए और इसकी इत्तला इनके चीफ तक पहुंचा दी जाए। इस तरह उसे इल्म ना हो सकेगा कि यहाँ क्या हुआ है, और फिर जब तक वो असल सूरत हाल तक पहुंचे हमारा प्लान मुकम्मल हो चुका होगा। राजेश विक्रम ने अपने दिल की बात की। लेकिन इमरान तो असलम रजा के मेकअप में आया है, उसे हम सीक्रेट सर्विस के साथ नहीं मार सकते, और जब चीफ को सीक्रेट सर्विस के मरने की इत्तला मिलेगी तो वो लाजमन इमरान से बात करेगा जो उसके ख्याल के मुताबिक असलम रजा के मेकअप में है। इस तरह बात बिगड़ जाएगी, वजीर आजम ने जवाब दिया, और इस बार इनकी बात का किसी ने जवाब ना दिया। वाकई ये अजीबो गरीब किस्म का गोरख धंधा बन गया है जिसका कोई हल इनकी समझ में ना आ रहा था। क्या आप में से कोई इमरान के लहजे में बात करने पर कादिर है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वजीर आजम ने पूछा। यस सर, मेरा एक असिस्टेंट ऐसे काम का माहिर है, मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा, शाकिल ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, आप अपने असिस्टेंट को ब्रीफ करके असलम रजा वाले कमरे में रखें और सीक्रेट सर्विस के सारे अरकान को इस सुपरिंटेंडेंट समेत गोलियों से उड़ा दें। जाहिर है कि जब इनसे राब्ता कायम ना होगा तो सीक्रेट सर्विस का चीफ इमरान से बात करेगा, तो वहां इमरान की बजाय आपका असिस्टेंट इससे बात करेगा। वो इसे यही बताएगा कि असल इन्वेंट्री ग्रिप गायब ही नहीं हुई। इस तरह वो मुतमईन हो जाएगा और हमारा प्लान मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आजम ने एक हल पेश करते हुए कहा। सर, ऐसा ना किया जाए कि मेरा असिस्टेंट खुद यहाँ से X2 को फोन करके ये बात बता दे। हमारे पास एडमिरल और हमारे आदमी से इमरान की होने वाली बातचीत का टेप मौजूद है, इसकी रोशनी में गुफ्तगू की जा सकती है। इस तरह वो लोग पूरी तरह मुतमईन हो जाएंगे, शाकिल ने कहा। ओ हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन चीफ का नंबर? वजीर आजम ने कहा। वो सर, ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी सीक्रेट सर्विस के मेंबर पर तशद्दुद करके ये नंबर पूछा जा सकता है, शाकिल ने कहा। ओके, फिर ये तय हो गया। शुक्रान के सदर के दौरे में बाकी सिर्फ एक रोज रह गया है, इसलिए आप फौरी तौर पर ये सब कुछ मालूम करके चीफ की तसल्ली कराएं। और मिस्टर सुरेश, आप अपने प्लान पर पूरी तरह चौकस रहें, सही वक्त पर काम होना चाहिए, वरना सारा प्लान बेकार हो जाएगा, वजीर आजम ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है सर, बूढ़े सुरेश ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मिस्टर शाकिल, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ से आपके असिस्टेंट की गुफ्तगू के बाद आप फौरन मुझे रिपोर्ट देंगे ताकि मुझे इस प्लान की कामयाबी के मुतालिक पूरी तरह इल्म हो जाए, वजीर आजम ने कुर्सी से उठते हुए कहा। यस सर, शाकिल ने एहतरामन उठते हुए कहा, और वजीर आजम ओके कहकर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। सुपरिंटेंडेंट फयाज की आंखें झटके से खुली और साथ ही इसके हलक से हल्की सी कराह निकल गई। वो चलना में तो लाशौरी तौर पर कराता हुआ साकित पड़ा रहा, फिर इसका शऊर जाग उठा और दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठ बैठा और उसके साथ ही इसकी आंखें इस तरह फैलती चली गईं जैसे अभी चिर कर कानों से जा लगेंगी। ये क्या है? ओह, ये क्या है? उसे हैरतज़दा अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। वो इस वक्त एक बड़े से हॉल कमरे के फर्श पर बैठा हुआ था और इस हॉल कमरे के फर्श पर बेहोश अफराद थूक की तादाद में पड़े हुए थे। इनमें से एक औरत थी और बाकी मर्द, और फिर औरत को देखते ही फयाज बुरी तरह उछला क्योंकि वो इसे पहचानता था। ये जूलिया थी जिसके मुतालिक उसे मालूम था कि वो सीक्रेट सर्विस से मुतालिक है। वो इमरान के साथ कई बार उससे मिल चुका था और उसके साथ ही इसकी नजरें घूमती हुई एक चेहरे पर रुक गई। ओह, इमरान, असल चेहरे में, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर दौड़ता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। उसने बेइख्तियार इमरान को झिझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इमरान बदस्तूर बेहोश ही रहा। ओह, 1 2 3 4। इमरान को होश में लाने में नाकाम होने के बाद उसने फर्श पर पड़े हुए अफराद की बाकायदा गिनती करना शुरू कर दी। जूलिया के अलावा 14 अफराद थे और वो सबके सब इमरान की तरह ही गहरी बेहोशी में डूबे हुए लगते थे। ये सब क्या है? ये क्या चक्कर है? सुपरिंटेंडेंट फयाज ने होंठ काटते हुए कहा। इसने अब इस हॉल कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया था। कमरे की एक दीवार में अलमारी नस्ब थी, लेकिन इसके पट बंद थे। वो तेजी से इस अलमारी की तरफ दौड़ पड़ा और इसने इसके पट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना जाने किस तरह लॉक थे कि हरकत ही ना कर रहे थे। ना ही इनके दरमियान कोई झुर्री थी और ना ही कोई लॉक वगैरह का सुराख। वो वापस मुड़ा ही था कि अचानक उसे हॉल कमरे के इकलौते फौलादी दरवाजे के बाहर खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फयाज तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा।
फिर जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचे, यकलख दरवाजा खुल गया और फयाज बेख्तियार दीवार के साथ चिमट गया। दरवाजे का पट घूमकर उसके सामने आ गया। इस तरह वो दरवाजे के पट के पीछे पूरी तरह छुप सा गया। हा हा हा, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है। दरवाजे से किसी के कहकहे लगाती हुई आवाज सुनाई दी और सुपर फयाज ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इनमें से एक को होश में ले आओ ताकि मैं इससे इनके चीफ बॉस का नंबर मालूम करूं, और तुम मशीन गन लेकर तैयार हो रहो रामन। जैसे मैं इशारा करूं तुमने इन सबको गोलियों से छलनी कर देना है। इसी आवाज ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। यस बॉस, एक और आवाज सुनाई दी। बॉस, किसे होश में लेकर आना है? तीसरी आवाज सुनाई दी। इस लड़की को ले आओ, ये खूबसूरत चीज है, इस पर तशद्दुद करते हुए भी लुत्फ आएगा, बॉस ने कहा। और उसके साथ ही कदमों की आवाज सुपरिंटेंडेंट फयाज के सामने से होती हुई इस अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसे खोलने की कोशिश वो कर चुका था। साइड से सुपरिंटेंडेंट फयाज को एक मुसल्ला आदमी की पुश्त नजर आई जो अलमारी की तरफ बढ़ा जा रहा था। बॉस, इस औरत के अलावा बाकियों को गोली ना मार दी जाए, दूसरी आवाज ने कहा। नहीं, मैंने अपने हाथों से गोलियां मारूंगा, खास तौर पर इस इमरान को। ये शैतान है, शैतान, और शायद ये जिंदगी में पहली बार इस तरह बेबस हुआ है। बॉस की आवाज सुनाई दी। अलमारी की तरफ जाने वाले आदमी ने अलमारी की साइड में एक जगह हाथ रखकर उसे दबाया तो अलमारी का सालिम पट तेजी से एक तरफ हट गया। अलमारी के खानों में मुख्तलिफ अद्वियात मौजूद थी। इस आदमी ने एक बड़ी सी बोतल उठाई, निचली दराज से एक सिरिंज उठाई और फिर इस बोतल में से इसने थोड़ी सी मिकदार इस सिरिंज में भरी और वापस पलट आया। बॉस, प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन आया है, उन्होंने आपको फौरी तौर पर तलब किया है। अचानक दरवाजे से एक मौतबाना आवाज सुनाई दी। ओह अच्छा, अभी से होश में मत लाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर अभी वापस आ रहा हूँ, फिर इसे होश में लेकर आएंगे। ये खतरनाक औरत है, बॉस की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही तेज कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर जाती हुई सुनाई दी। बॉस अब हमें औरत से डराने की कोशिश में लग गया है। ये होश में आ भी गई तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? होश में ले आते हैं, बॉस के आने तक कुछ बातें हो जाएंगी। वो आवाज उभरी जिसने गोली मारने की बात की थी। अलमारी के सामने नजर आने वाला आदमी वापस पलटकर दरवाजे के सामने आकर सुपर फयाज की नजरों से गायब हो चुका था। सुपर फयाज ने महसूस किया कि अब कमरे में सिर्फ दो आवाजें थीं। इसका मतलब है कि सिर्फ दो आदमी बाकी रह गए थे। एक लम्हे के लिए तो उसने सोचा कि वो इस तरह दरवाजे की ओर में छुपा खड़ा रहे, लेकिन फिर उसे ख्याल आ गया कि इन्हें इस तरह वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाएगा और उसके सामने इमरान को गोली मार दी जाएगी, और कम से कम वो इमरान को तो अपने सामने मरता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने हरकत में आ जाने का फैसला कर लिया। वो ऐसा से खिसकता हुआ दरवाजे की ओर से निकलकर दीवार के साथ साथ आगे होता रहा। बॉस ने भी खूबसूरत लड़की मुंतखब की है, एक हंसती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही दूसरा कहकहा सुनाई दिया। फयाज अब दरवाजे की ओर से निकल चुका था, लेकिन मुड़े हुए पट की वजह से वो दोनों उसे नजर ना आ रहे थे। लेकिन उसे मालूम था कि वो दोनों मशीन गनों से मुसल्ला हैं, जबकि वो खाली हाथ था। लेकिन सुपर फयाज की ये फितरत थी कि वो जब काम करने पर आ जाता तो फिर पीछे ना हटता था। चुनाचा अब भी, हालांकि इसका आगे बढ़ना सरीहन अपनी जान को खतरे में डालना था, लेकिन सुपर फयाज आगे बढ़ा और फिर उसे दोनों आदमी जूलिया पर झुके हुए नजर आए। इनमें से एक तो अकड़ू बैठा हुआ था, वो शायद इंजेक्शन लगा रहा था, जबकि दूसरा साथ खड़ा था। दोनों की सुपर फयाज की तरफ पुश्त ही थी। इनके ख्वाबों ख्याल में भी ना था कि यहाँ कोई आदमी होश में भी मौजूद होगा। शायद कसरत की वजह से उन्होंने ये सोचने की तकलीफ गवारा ही ना की थी कि इनमें से कोई गायब भी है या नहीं। सुपर फयाज बिल्ली जैसे अंदाज में कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो इनसे कुछ फासले पर ही था कि यकलख झुका हुआ आदमी एक झटके से मुड़ा। इसके कानों में शायद फयाज की एहतियात के बावजूद कदमों की आवाज पड़ चुकी थी। अरे ये! इस आदमी के मुंह से हैरत भरी चीख निकली कि फयाज ने इस पर छलांग लगा दी, लेकिन वो आदमी खासा तेज था कि फयाज की छलांग लगाते ही यकलख उछलकर एक तरफ को हटा और फयाज अपने ही जोर से दौड़ता हुआ फर्श पर बेहोश पड़ी जूलिया से टकराकर मुंह के बल फर्श पर गिरता गया। लेकिन गिरते ही उसने तेजी से करवट बदली और उसी लम्हे मशीन गन की तरतराहट की आवाज के साथ ही गोलियां ऐन इस जगह पर पड़ी जहां एक लम्हा पहले वो मौजूद था। अब फयाज सरीहन खतरे में था, क्योंकि मशीन गन बरदार ने सिर्फ हाथ को जरा सा तिरछा करना था और गोलियां फयाज के जिस्म को छलनी कर देती। लेकिन दूसरे लम्हे चीख सुनाई दी और उसके साथ ही फयाज तड़प कर उछला और फिर वो जमीन पर गिरते हुए आदमी समेत उछलकर मशीन गन बरदार पर जा गिरा। सुपर फयाज की जान वाकई बड़े हैरत अंगेज तरीके से बची थी कि जैसे ही इस आदमी ने मशीन गन चलाई, दूसरा आदमी जो जूलिया को इंजेक्शन लगा रहा था, बुखलाए हुए अंदाज में उठकर एक साइड पर दौड़ा
और इस तरह वो फयाज और मशीन गन चलाने वाले के दरमियान में आ गया। क्योंकि सुपर फयाज ने नीचे गिरते ही बेख्तियार करवट उसी तरफ बदली थी जिस तरफ वो आदमी था। अगर सुपर फयाज मुखालिफ सिमत में करवट बदल जाता तो फिर इसका हिट हो जाना यकीनी था। और दूसरा आदमी मशीन गन की गोलियों का बर्स खाकर गिर ही रहा था कि फयाज उछलकर उसे रास्ते में ही संभालते हुए मशीन गन बरदार पर जा गिरा। मशीन गन बरदार उछलकर दरवाजे के पट से टकराया और मशीन गन उसके हाथों से निकलकर एक तरफ जा गिरी। और चूंकि सुपर फयाज और इस आदमी के दरमियान गोलियों से छलनी आदमी था, इसलिए सुपर फयाज को पहले उठकर मशीन गन उठाने का मौका मिल गया। और फिर जब तक इस पर फायर करने वाला अपने ऊपर मौजूद अपने ही साथी की लाश हटाकर हटता, सुपर फयाज ना सिर्फ मशीन गन उठा चुका था बल्कि वो इस आदमी का निशाना भी ले चुका था। और एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज से कमरा गूंजा और इस बार इस पर फायर करने वाला बच ना सका और फयाज ने एक लम्हे में उसे छलनी कर दिया। ये क्या हो रहा है? उसी लम्हे फयाज को अपने हुक्म में जूलिया की आवाज सुनाई दी तो फयाज तेजी से मुड़ा। जूलिया उठकर बैठ चुकी थी। ओह मिस जूलिया, हम सब शदीद खतरे में हैं, फयाज ने तेज लहजे में कहा। और जूलिया इसकी आवाज सुनते ही इस तरह उछलकर खड़ी हो गई जैसे उसके जिस्म में यकलख्त हजारों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। ओह ओह ये सब, ओह जल्दी से दरवाजा बंद करो, मशीन गन की आवाज सुनकर कोई आ जाएगा, जूलिया ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। दरवाजा बंद हो गया तो हम फंस जाएंगे। मैं यहीं रुकता हूँ, जैसे ही कोई आएगा मैं उसे छलनी कर दूंगा। आप इमरान को होश में ले आए, मेरे ख्याल में ये सब इंजेक्शन से होश में आ जाएंगे, फयाज ने तेज लहजे में कहा। इंजेक्शन? कैसा इंजेक्शन? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह आप ये मशीन गन संभालें, मैं खुद लगाता हूँ। मुझे वो बोतल याद है जिसमें से उस आदमी ने दवा निकाली थी, फयाज ने कहा और दौड़कर इसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन जूलिया के हाथ में दी और खुद इस अलमारी की तरफ दौड़ पड़ा जिसमें दवा की बोतल मौजूद थी। अलमारी बंद थी लेकिन अब फयाज उसे खोलने का तरीका जानता था, इसलिए उसने अलमारी खोली और उसमें से दवा की बोतल निकाली और वापस इस जगह की तरफ दौड़ पड़ा जहां सिरिंज अभी तक पड़ी हुई थी। ये वही सिरिंज थी जिससे जूलिया को इंजेक्शन लगाया गया था। जूलिया मशीन गन संभाले दरवाजे में खड़ी थी कि अचानक उसे दूर से किसी कार के इंजन की आवाज सुनाई दी और जूलिया चौंक पड़ी। इंजन की आवाज नजदीक आती जा रही थी लेकिन जूलिया चौंके इस सारे माहौल से कतन वाकिफ ना थी, इसलिए वो अपनी जगह पर रुकी रही। फयाज इस दौरान इमरान के बाजू में दवा इंजेक्ट कर चुका था। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज जूलिया को अपनी तरफ आती हुई सुनाई दी। दरवाजे के बाहर एक राहदारी थी और कदमों की तेज आवाज इस राहदारी से दरवाजे की तरफ आती सुनाई दे रही थी। जूलिया ने एक लम्हे में महसूस कर लिया कि आने वाला एक ही है। चुनाचा बजाय पीछे हटने के वो यकलख्त कूदकर बाहर राहदारी में आई और उसके साथी उसे ट्रिगर दबा दिया। आने वाला चीखता हुआ पुष्ट के बल नीचे गिरा। अचानक लगने वाली गोलियों ने उसे छलनी कर दिया था। उसके जिस्म पर ड्राइवरों वाली यूनिफॉर्म मौजूद थी। जूलिया चौंके अब बाहर आ चुकी थी और दूसरी बात यह कि उसे ख्याल आ गया था कि मशीन गन की फायरिंग की आवाज यकीनन बाहर पहुंच चुकी होगी और अब यहाँ रुकना अपने आप को हलाकत में डालना था। राहदारी के इख्तिताम पर 4 सीढ़ियां थीं और ऊपर एक बरामदे की छत नजर आ रही थी। जूलिया गिरने वाले को फलांगती हुई सीढ़ियां चढ़ी और बाहर बरामदे में आकर बिजली किसी तेजी से एक सतून की आड़ में हो गई। इसकी सर्च लाइट की तरह तेज नजरों ने एक लम्हे में चारों तरफ का जायजा लिया, लेकिन जब कोई आदमी नजर ना आया तो वो सतून के पीछे से निकली और दौड़ती हुई इमारत के फ्रंट की तरफ बढ़ गई। ये एक छोटी सी इमारत थी और इसका छोटा सा लॉन और फाटक सामने नजर आ रहा था। फाटक बंद था और एक कार पोर्च में खड़ी हुई नजर आ रही थी। जूलिया बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर उधर का जायजा लेती हुई पूरी इमारत और इसके उकूब तक हो आई, लेकिन सारी इमारत खाली पड़ी हुई थी। वहां और किसी आदमी का नामो निशान तक ना था। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद जब जूलिया वापस सीढ़ियां उतरने लगी तो उसे यकलख्त ख्याल आ गया। मैं जूलिया हूं, उसने यकलख्त चीखते हुए लहजे में कहा। उसे दरअसल ख्याल आ गया था कि कहीं उसके कदमों की आवाज से उसे अजनबी ना समझ लिया जाए और फिर वो भी उसी तरह मारी जाए जिस तरह उसने आने वाले को हलाक किया था। इसलिए उसने आवाज लगानी जरूरी समझी थी। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ कोई नामहरम नहीं है। दरवाजे ने से इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी और जूलिया तेजी से दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हो गई। आधे से ज्यादा अफराद होश में आ चुके थे जबकि बाकी अफराद को इमरान, फयाज और नौमानी इंजेक्शन लगाने में मसरूफ थे। शायद अलमारी से और सिरिंजें भी निकाल ली गई थी। इमारत खाली पड़ी है, कोई आदमी नहीं है, जूलिया ने अंदर आते इमरान से मुखातिब होकर कहा। जहां तो मशीन गन उठाए घूम रही हो वहां तो यही अंजाम होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। वैसे हम हैं कहाँ? जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में ये शादी घर ही हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया।
शादी घर? क्या मतलब? जूलिया के साथ साथ होश में आए हुए बाकी साथी भी चौंक पड़े। जाहिर है इतने सारे अफराद इकट्ठे शादी घर में ही हो सकते हैं। इमरान ने आखिरी आदमी को इंजेक्शन लगाकर सिरिंज एक तरफ फेंकते हुए कहा, और इस बार सब हंस पड़े। यह आखिर चक्कर क्या चला है? इस बार सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यहाँ की कहानी तो सुपर फयाज मुझे सुना चुका है, और हम सुपर फयाज की वजह से इस बार यकीनी मौत से बार बार बाल बाल बचे हैं। उन्होंने वाकई हम सबको तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर बेबस कर दिया था। बस उनसे हिमाकत ये हुई कि उन्होंने सुपरिंटेंडेंट फयाज को इंजेक्शन नहीं लगाया, बस इसकी खोपड़ी पर उभरने वाले गोमड़ों पर ही इक्तफा कर लिया। इसलिए सुपर फयाज होश में आ गया। इमरान ने कमरे से बाहर की तरफ रुख करते हुए कहा। लेकिन किसने? इस बार कैप्टन शकील ने पूछा। सुपर फयाज ने इनके बॉस के लहजे की नकल करके बताई है। इस लहजे से वो शागिल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग कैसे फंस गए? इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि कैप्टन शकील कोई जवाब देता, बरामदे की तरफ से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और राहदारी में मौजूद सब अफराद बुरी तरह उछल पड़े। इमरान दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। घंटी की आवाज बरामदे की साइड में बने हुए कमरे से आ रही थी। इमरान कमरे में दाखिल हुआ और फिर से रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने जानबूझकर हल्का सा खांसते हुए कहा। हेलो जानी, मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। वो लड़की अभी तक हेडक्वार्टर नहीं पहुंची। हालांकि बॉस शागिल ने ड्राइवर को इसलिए कार देकर भेजा था कि इस लड़की को हेडक्वार्टर पहुंचा दो और बाकी सबको गोलियों से छलनी कर दो। बॉस शागिल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अहम मीटिंग में मसरूफ हैं। मीटिंग किसी वक्त भी खत्म हो सकती है और वो लड़की अभी तक नहीं पहुंची, इसलिए मैंने फोन किया है। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने तेज तेज लहजे में कहा। ड्राइवर तो अभी तक नहीं पहुंचा, इमरान ने कम से कम लफ्ज बोलते हुए कहा। साथ ही वो हल्का सा खांसा भी था। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अच्छा सुनो, जैसे ही वो ड्राइवर पहुंचे इस लड़की को इसके साथ भिजवा दो और बाकी लोगों को फौरन गोलियों से छलनी कर दो। वो ड्राइवर नॉनसेंस कहीं चाय पीने बैठ गया होगा, बस अब पहुंचने वाला होगा, कृष्ण ने कहा। ठीक है, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से बगैर कोई जवाब दिए रिसीवर रख दिया गया। इमरान रिसीवर रखकर वापस पलटा। उसके सब साथी बरामदे में खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हम वाकई शागिल के चक्कर में फंस गए थे। अलबत्ता शागिल को शायद जूलिया पर रहम आ गया है। उसने हुक्म दिया कि सिवाय जूलिया के बाकी सबको गोलियों से छलनी कर दिया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी लम्हे यहाँ रेड हो सकता है। शागिल का कोई पता नहीं कि वो अगले लम्हे क्या कर बैठे। नौट्रान ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। वो तो जो करेगा सो करेगा। फिलहाल तो हमने अभी किस्सा चाहार दरवेश एक दूसरे को सुनाना है ताकि सही सूरत हाल सामने आ सके, और तुम जानते हो कि किस्सा सुनने के लिए पुरसकून माहौल होना चाहिए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने चेक कर लिया है, ये ग्रीन टाउन का इलाका है। हमारा एक अड्डा यहाँ करीब ही मौजूद है, वहां चलते हैं, नौट्रान ने कहा। और इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया और फिर वो सब तेजी से कदम उठाते फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।